हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, अब ये होता क्या है, जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन में ये पता करना पड़ता है कि किसी भी टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं या एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए किसी और एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है। इन सिंपल वर्ड, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। नेम रिपीट हो सकता है लेकिन आईडी नहीं। उसी तरह से उस स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन भी उसके आईडी से ही हम आसानी से पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक ही नाम के दो स्टूडेंट हुए तो हमें कन्फ्यूजन होगा। जैसे सपोज मुझे विजेश जो है, विजेश के नाम का मतलब स्टूडेंट है, मुझे उसका सारा रिकॉर्ड चाहिए, नाम, एड्रेस, कब एडमिशन लिया था वगैरह सब। प्रॉब्लम ये होगी कि विजेश दो बच्चे हैं और मैंने सरनेम नहीं डाला, मैंने खाली विजेश लिख दिया। ठीक है, अब वहाँ पे दो स्टूडेंट की डिटेल शो होगी जो मुझे कंफ्यूज करेगी। उसके बजाय अगर मुझे उसका आईडी पता है तो मैं क्या करूँगा, सीधा आईडी नंबर डालूंगा तो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सभी अपने प्राइमरी की पर फंक्शनली डिपेंड होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो वही हमें सबसे पहले बताया है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है कि जब वाई एट्रीब्यूट जो है अपने रिकॉग्निशन के लिए, अपनी पहचान के लिए एक्स पर डिपेंड करे। ठीक है, अगर x नहीं होगा तो y तक पहुंचा नहीं जाएगा, यानी y एग्जिस्ट तो करेगा पर उस तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। अगर स्टूडेंट आईडी नहीं है, ठीक है, और अगर नेम रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आप प्रॉपर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकेंगे। अनलेस एंड अनटिल कि भाई अगर एक ही स्टूडेंट है विजेश नाम का तब तो कोई इशू नहीं, पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि डेटाबेस किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं, काफ़ी ह्यूज बोल सकते हैं, काफ़ी बड़े ग्रुप जो है, यूजर ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए बनाया जाता है। तो नाम तो रिपीट होना ऑब्वियस सी बात है, रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, तो सो व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी कि जब एक एट्रीब्यूट y अपने डिपेंडेंसी के लिए एट्रीब्यूट x पर डिपेंड करे। ठीक है, अपने क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन के लिए x पर डिपेंड करे, इसको फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। उसको लिखा ऐसे जाता है x टेंड्स टू y, यानी कि अगर आपके पास x है तभी आप y पे जा सकते हैं। ठीक है, तो y किससे पहचाना जा रहा है, x से। ये होगा फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब बात करते हैं क्लोजर की। क्लोजर क्या होता है? क्लोजर का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई एक वैल्यू दी हुई है, वो उससे हम फंक्शनली, यानी जो भी फंक्शन हमें बताया जाएगा उस फंक्शन के थ्रू हम कोई और अनदर वैल्यू भी फाइंड आउट कर सके, तो वो जो अनदर वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है उसको हम क्लोजर बोलेंगे दी हुई वैल्यू का। ठीक है, सपोज क्या हुआ, मुझे स्टूडेंट आईडी दे रखा है तो मैं उसकी मदद से स्टूडेंट का नेम, क्लास, एड्रेस से पता कर सकता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी मुझे दिया हुआ है, ये वैल्यू है, तो इसका क्लोजर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी खुद, उसका नेम, उसका एड्रेस और जो भी डिटेल्स मैं उससे हासिल कर रहा हूँ, तो वो सब क्लोजर हो जाएगा उस एट्रीब्यूट, उस वैल्यू का। अब बात करते हैं क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन है। क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट का मतलब हो गया कोई एक एट्रीब्यूट हमें दे रखा है तो उससे हम फंक्शनली जो है दूसरे एट्रीब्यूट्स भी फाइंड आउट कर सकें, यानी कि हमें कोई एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, उसकी मदद से हम अदर एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। द सेम एग्जाम्पल कि स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम अगर हमारे पास है, किसी स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के आईडी वाला कॉलम हमारे पास है, हर एक की आईडी हमारे पास है, तो हम सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोजर का मतलब किसी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करना, एंड क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब किसी एक दिए हुए एट्रीब्यूट से अदर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, अदर एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लोजर का मतलब। अब बात करते हैं सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है। किसी भी रिलेशन के अंदर अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसे ग्रुप की तरह शो कर सकते हैं, और ये ग्रुप ही जो होता है सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहलाता है उस पर्टिकुलर टेबल या रिलेशन के लिए। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब कैसे होता है उसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर 4 कॉलम है, SID, SNAME, CID एंड CNAME। यहाँ पे CID है कोर्स आईडी और CNAME है कोर्स नेम, और SID यानी स्टूडेंट आईडी और SNAME यानी स्टूडेंट का नेम। अब अगर हम यहाँ देखें तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमारे पास में SID होगा तो हम स्टूडेंट नेम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि SNAME किस पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शनल डिपेंड किस पे, SID पे, ये मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, उसी तरह से कोर्स आईडी भी किस पे डिपेंड कर रहा है, SID पे, और कोर्स नेम भी किस पे डिपेंड कर रहा है, SID पे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएशन है, यहाँ पे जो कोर्स नेम है वो SID के साथ साथ कोर्स आईडी पे भी डिपेंड करता है, तो उसको भी मैंने यहाँ शो कर दिया। तो टोटल मिला कि इस टेबल में मुझे 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज मिली। पहला SNAME जो कि SID पे डिपेंड है, यानी कि SID टेंड्स टू SNAME। उसके बाद में मिला मुझे कोर्स आईडी, यानी कि SID टेंड्स टू कोर्स आईडी। फिर उसके बाद में मिला मुझे कोर्स नेम, यानी कि SID टेंड्स टू कोर्स नेम, और साथ के साथ कोर्स नेम जो CID पे भी डिपेंड है तो CID टेंड्स टू कोर्स नेम। तो 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज मुझे मिली। ठीक है, तो अब अगर मैं इन कॉलम्स को नाम के बजाय कैरेक्टर्स दे दूँ, जैसे ABCD मैंने दे दिया,
तो ये जो रिलेशन है कुछ ऐसे दिखेंगे, A टेंड्स टू B, A टेंड्स टू C, A टेंड्स टू D एंड C टेंड्स टू D। अब मैं इसको फॉर्मूला में लिखता हूँ अगर, तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट कैसा हो गया, ये दे रखा है। A से हम BCD फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, A से B, C और D फाइंड आउट कर सकते हैं और C से D फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको नेम के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, FD इज इक्वल टू SID से क्या क्या निकाल सकते हैं हम, S नेम, CID और C नेम निकाल सकते हैं, और साथ के साथ CID से हम C नेम निकाल सकते हैं। तो ये होता है, तो ये जो सेट बना मेरा, ये है मेरा सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, किसी भी टेबल के अंदर सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज इस तरह से फाइंड आउट हम कर सकते हैं, पर हमें तो निकालना है क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले ये क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज होता क्या है। ठीक है, कोई भी एक टेबल के लिए हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी मदद से, मतलब ये जो हमें दे रखा है उसकी मदद से हम अदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि कोई एक टेबल दे रखा है सपोज, ठीक है, यही वाला लेते हैं, ये टेबल हमें दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हो, ये रहा फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट। तो क्या इनकी मदद से मैं और भी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट कर सकता हूँ जो हमें टेबल में दिख नहीं रही है पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्लोजर ऑफ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, यानी कि दी हुई फंक्शनल डिपेंडेंसीज के सेट की मदद से अदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फाइंड आउट करना, और ये न्यूमेरिक क्वेश्चन आप मान सकते हैं बिल्कुल उसी तरह आएगा। ठीक है, मैं आगे जो एग्जांपल दूंगा उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बातें पहले क्लियर समझ लेते हैं। अगर सेट का नाम F है, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो ऑब्वियसली बात है, तो उसको मैंने F लिख दिया, तो उसका क्लोजर है, उसका नेम क्या हो जाएगा, F+। ठीक है, यानी आप जो भी नेम दे रहे हैं, आप इसको अगर FD लिख रहे हैं तो उसका क्लोजर हो जाएगा FD+। यानी भी जिस भी एट्रीब्यूट का या जिस भी सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज का आप क्लोजर निकालेंगे तो आपको उसके आगे प्लस लगाना है। ठीक है, यानी कि अगर फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट F है तो उसका क्लोजर का जो आइकन होगा वो होगा F+। उसी तरह से F के अंदर अगर X वैल्यूज मौजूद हैं तो हम एक्चुअली में निकालेंगे क्या, फंक्शनल डिपेंडेंसीज का जो क्लोजर निकालेंगे उसमें हम निकालेंगे क्या, हम X के लिए X+ निकालेंगे और वो जो वैल्यूज होगी उसके सेट को हम F+ बोलेंगे। ठीक है, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए तो हम डायरेक्ट जो है पहले जो है क्या बोलते हैं एग्जाम्पल हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि फॉलो कैसे करना है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शनल रिलेशन R के लिए सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर कैसे निकालते हैं, तो कुछ 4 स्टेप्स है। सबसे पहले एट द एट्रीब्यूट्स विच आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन द ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये मुझे दे रखा है FD+, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसी को हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी एट्रीब्यूट खुद को तो फाइंड आउट कर ही सकता है ना, जो मैं दिया हुआ इट मीन्स वो खुद को भी फाइंड आउट कर ही सकता है, इसीलिए ये जो है पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड जो होता है, अब राइट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट लिखे इनमें से एक एक उठा करके इसके साथ ऐड करना है एंड देन एक फाइंड आउट करना है कौन से वो कितने एट्रीब्यूट निकल सकते हैं। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब इसी तरह से जो है हमें ये देखना है कि जितने भी रिमेनिंग एट्रीब्यूट है जो राइट हैंड साइड में है उनको भी ऐड कर करके देखना है उनसे कोई एट्रीब्यूट फाइंड आउट हो रहा है क्या, एंड यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है जब तक कि RHS के सारे एट्रीब्यूट जो है LHS की तरफ ना आ जाए। लेकिन यह ध्यान रखिएगा पॉसिबल ही, ओनली पॉसिबल एट्रीब्यूट ही काम में ले, यूनिक आप जबरदस्ती सबको ऐड कर रहे हैं। तो ये 4 रूल्स है। अब एक काम करते हैं, हम सीधा एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने इस टेबल का ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट बना रखा है, उसको मैंने नाम दिया FD+। मैं यहाँ पे आ गया हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे FD दे रखा है, सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज एक टेबल के लिए। ठीक है, और टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या है, A B C D 4 दे रखे मुझे, चारों एट्रीब्यूट है, उनके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दे रखी है कि A से BCD फाइंड आउट कर सकते हो, C से D फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक सेट मुझे दे रखा है रिलेशन R के अंदर क्या क्या है, A B C D। ठीक है, ये मुझे दे रखा है, मुझे एक रिलेशन दे रखा है ABCD और साथ के साथ उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखा रखी है कि BCD जो है वो A पे डिपेंड करते हैं और D जो है वो C पे डिपेंड करता है। और ये कैसे निकालने हैं ये मैंने इसी एग्जांपल में समझा दिया। आप वीडियो को आप जो है रिवर्स करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, रिलेशन ये दे रखा है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये दे रखी है। अब हमको फंक्शनल डिपेंडेंसीज का जो सेट है इसका क्लोजर निकालना है, यानी FD+ निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे A और C ये दोनों जो है इनके ऊपर अदर डिपेंडेंट है, यानी BCD का हम क्लोजर नहीं निकाल सकते, ना ही हम D का निकाल सकते हैं।
जो हमेशा LHS में दे रखा होता है लेफ्ट हैंड साइड में, खाली उसी का क्लोजर निकलता है। तो एक FD जो है A टेंड्स टू BCD, इसमें लेफ्ट में क्या है A, तो हम क्या निकाल सकते हैं A प्लस। उसी तरह से C टेंड्स टू D, तो लेफ्ट में क्या है C, तो हम C प्लस निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे BCD प्लस या D प्लस नहीं निकाल सकते क्योंकि ये RHS में है। हमेशा इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है उसी का ही आपको क्लोजर निकालना है। तो हमें FD प्लस निकालना है इस पूरे सेट का, ठीक है, हमें FD प्लस निकालना है इस पूरे सेट का, यानी कि FD प्लस निकालना है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कैसे करेंगे, A प्लस एंड C प्लस को हम निकालेंगे। अब A प्लस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले A प्लस, तो ऑब्वियस ही बात है A जो है खुद को तो फाइंड आउट कर ही सकता है ना। अगर किसी चीज़ की वैल्यू हमें दी हुई तो वैल्यू तो खुद को फाइंड आउट कर ही दी है। स्टूडेंट ID हमें दे रखा है, इट मींस स्टूडेंट ID वाले कॉलम में तो वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पे A जो है खुद को रिकॉग्नाइज कर सकता है, इसलिए A आ गया। ठीक है, ये पहला कंडीशन। ये था यहाँ पे इसका एग्जाम्पल कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको पहले ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखाने के लिए राइट हैंड साइड में लिख दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है ये खुद को फाइंड आउट कर सकता है, ये पहला रूल। तो इस तरह से हमें A प्लस का पहला जो है वैल्यू मिला। अब दूसरे रूल के लिए देखते हैं, एट द एट्रीब्यूट प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये रही फंक्शनल डिपेंडेंसी A टेंड्स टू BCD। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या है BCD, अब इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो A प्लस के अंदर A आ गया, A प्लस के अंदर BCD आ रहा है, तो टोटल A प्लस के अंदर क्या आ गया ABCD। ठीक है, कैसे, A से BCD निकल रहा है, ये रहा, और A से खुद A तो निकलेगा ही निकलेगा, तो ABCD हो गया। ठीक है, अब C अगर हम देखें तो यहाँ पे C मौजूद है, अब C आ गया अंदर इसके अंदर, तो हम देखते हैं इधर इसके अंदर C मौजूद यहाँ अलग से भी है, तो C से क्या निकल रहा है D, पर D तो ऑलरेडी मौजूद है, तो D यहाँ दो बार नहीं आएगा। ऑलरेडी D जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट निकल रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पे अलग से दो बार D नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने A प्लस निकाल दिया। अब बात करते हैं C प्लस की। ठीक है, तो C प्लस के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि C खुद को फाइंड आउट कर सकता है, यानी C को फाइंड आउट कर सकता है, ये रहा। फिर C प्लस के अंदर अगर हम देखें तो C से क्या निकल रहा है, यहाँ पे C से हम D फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये D, तो C प्लस से CD निकल गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट। ठीक है, और ये है हमारा क्लोजर ऑफ अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी F प्लस, जिसके अंदर A प्लस की वैल्यू क्या है ABCD और C प्लस की वैल्यू क्या है CD, जिसमें से A प्लस की वैल्यू क्या है ABCD और C प्लस की वैल्यू क्या है CD। यानी कि यहाँ पर मैंने देखिए और जो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको फाइंड आउट करके दिखा दी। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम ले चुके हैं। अब इन रूल्स की तरफ हम वापस बढ़ते हैं, पहले थ्योरी की तरफ। तो किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट अगर किसी रिलेशन के लिए हमें दे रखा है तो उसकी मदद से हम वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें दे नहीं, दिखाई नहीं दे रही है पर वहाँ एग्जिस्ट कर रही है। इसीलिए इसको क्लोजर बोला जाता है कि क्लोज लुक, किसी भी टेबल को क्लोज लुक देखकर फाइंड आउट करें कि क्या और भी कोई ऐसे फंक्शनल डिपेंडेंसीज मौजूद हैं जो दिखाई नहीं दे रहे पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वही फाइंड आउट किया जाता है। और इससे बेनिफिट क्या मिलता है, इससे नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि जब सारी ही फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें पता होगी तो इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को ही तो रिमूव किया जाता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर, ताकि टेबल सिंपल हो जाए। ठीक है, और सेट अगर F है तो उसका क्लोजर F प्लस हो जाएगा। क्लियर है, और जैसा कि इसमें लिखा था कि F के अंदर अगर वैल्यूज X मौजूद है तो F प्लस के अंदर X प्लस हम निकालेंगे, तो वही हमने यहाँ पर किया। A टेंड्स टू BCD और C टेंड्स टू D हमें दे रखा था, तो हमने A प्लस निकाला और C प्लस निकाला। यानी FD के अंदर क्या था A और C, और F प्लस के अंदर क्या है A प्लस और C प्लस, और उनसे डिराइव होने वाली वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहला रूल, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उसको खुद के सामने लिख दो, A प्लस निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड में A प्लस लिखा है, A मौजूद है तो उसको राइट हैंड साइड में लिख दो, पहला जो है वैल्यू आपको इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद में ये जो कंडीशन हमें दे रखी है फंक्शनल डिपेंडेंसी वाली, राइट हैंड साइड में जो दे रखा है, ठीक है, उसको भी इधर लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ABCD आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही स्ट्रिंग कंप्लीट हुई हम देखते हैं क्या A से कुछ और डिराइव हो रहा है, A से BCD हो रहा है, आ गया। B से कुछ और डिराइव हो रहा है, नहीं हो रहा है। C से कुछ और डिराइव हो रहा है, जी हाँ, C से D डिराइव हो रहा है इधर दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अंदर, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे BCD के अंदर D अवेलेबल है, इसलिए हम इस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें A प्लस से क्या मिला कि A की मदद से हम ABCD चारों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में A है तो हम ABCD चारों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं C प्लस की। ठीक है, C प्लस कहाँ से जनरेट हो रहा है, इस जगह से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है C, वो मैंने लिख दिया। फिर राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है D, तो वो रहा। तो इस तरह से C प्लस से CD निकाल सकते हैं, यानी कि अगर C हमें दे रखा है तो हम उससे C और D दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया, इस तरह से फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट करी जाती है।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने जो है ऑनलाइन ढूंढ के निकाला है, ठीक है, किसी प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था। इसको हम समझ लेते हैं। ओके, सो अब अगर हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है आर, जिसके अंदर पी क्यू आर एस टी यू वी टोटल मिलाकर के 7 एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं। यानी ये 7 कॉलम्स की टेबल बनेगी जिसके अंदर 7 कॉलम होंगे, ठीक है। उन कॉलम्स के एट्रीब्यूट्स के नाम क्या है, पी क्यू आर एस टी यू वी। साथ के साथ हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट भी दे रखा है। पी से हम क्यू निकाल सकते हैं, क्यू आर से हम एस टी निकाल सकते हैं, और पी टी वी की मदद से हम वी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमें दे रखा है, दिस इज गिवन। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें क्यू आर प्लस एंड पी आर प्लस निकालना है। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे, आपने तो कहा था कि इस तरह से ए ओ सी जो मौजूद हो दूसरी तरफ उन्हीं को करते हैं। तो वो तो मैंने एग्जांपल दिया था, क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछ सकता है। अब आपको क्यू आर प्लस एंड पी आर प्लस निकालना है, तो मैं वो भी बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करना। परेशान मत होइए, आराम से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यू आर प्लस की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्यू आर प्लस है तो खुद को तो फाइंड आउट कर ही सकता है ना। यानी क्यू आर प्लस क्या कर सकता है, खुद को फाइंड आउट करेगा। यानी कि क्यू आर प्लस के अंदर सबसे पहली वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, क्यू आर, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, हम दी हुई फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अंदर देखें क्या क्यू आर से कोई वैल्यू फाइंड आउट हो रही है क्या। तो यहाँ पे देखिए क्यू आर से एस टी फाइंड आउट हो रहा है, तो उसको भी हमने यहाँ लिख दिया, ये देखिए, क्लियर। अब हम देखते हैं कि क्यू आर प्लस से मतलब क्यू आर प्लस, तो क्यू आर जो है खुद को फाइंड आउट करेगा, इसलिए क्यू आर, और क्यू आर जो है एस टी को फाइंड आउट कर रहा है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब हम वो देखते हैं, ठीक है, टोटल स्ट्रिंग क्या बनी हमारी, क्यू आर एस टी। अभी तक हमें ये मिला है। अब हम देखते हैं कि आर किसी को फाइंड आउट कर रहा है, आर किसी को अलग से फाइंड आउट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यू किसी को अलग से फाइंड आउट कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है आप बोलोगे सर ये क्यू पी पे डिपेंड है, पी को फाइंड आउट नहीं कर रहा है, बल्कि पी जो है वो क्यू को फाइंड आउट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ उसको ले नहीं सकते, ठीक है। सिंपल सा है। इस एरो के ना लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो हमारी वैल्यू है, राइट हैंड साइड में जो मौजूद है वो तो उसको तो हमने डिराइव करके, उसको तो हमने फाइंड आउट करके निकाला है, ठीक है। तो क्यू जो है यहाँ पे कहीं पे भी अगर इधर देखें हम, तो क्यू आर जो है इधर लेफ्ट में लिखे हैं तो उनसे एस टी आ रहा, वो हमने ले लिया। अलग से भी देखें, अलग से क्यू से कुछ नहीं मिल रहा है, अलग से आर से कुछ नहीं मिल रहा है, अलग से एस से कुछ नहीं मिल रहा है, अलग से टी से भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्यू आर प्लस की फाइनल वैल्यू क्या होगी, क्यू आर एस टी, ये है हमारी फाइनल वैल्यू। यूनिक आप बोलो सर ये देखो यहाँ पे टी है तो इधर भी टी है तो हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। पूरी कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पी टी वी डिवाइड कर दो आप इनको या मल्टीप्लाई कर दो, इनमें ये रूल्स काम नहीं करते। पूरी वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम निकालते हैं पी आर प्लस। उसके लिए हम फिर से जो है रिलेशन में देखते हैं, पी आर प्लस हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात है, ऑब्वियस सी बात है, पी आर प्लस, तो पी आर प्लस सबसे पहले खुद को तो फाइंड आउट करेगा, यानी पी आर खुद को फाइंड आउट करेगा। तो अब हमारे पास में पी आर आ गया, ठीक है। अब हम देखें क्या पी किसी को फाइंड आउट कर रहा है, इधर आके देखते हैं। हाँ भाई, पी क्यू को फाइंड आउट कर रहा है। तो ये हमारा पी प्लस क्या हो गया, क्यू। और पी प्लस किसका हिस्सा है, पी आर प्लस का। तो पी आर प्लस के अंदर टोटल वैल्यूज अभी तक कितनी हो गई, पी आर क्यू, 3 वैल्यूज हो चुकी है। पी आर प्लस खुद को फाइंड आउट कर रहा है, इसलिए पी आर आया। और पी आर के अंदर मौजूद पी जो है वो क्यू को फाइंड आउट कर रहा है, इसलिए पी आर क्यू हो चुका है यहाँ पे थर्ड स्टेज तक आते आते, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आर क्यू का एक सेट बन रहा है। अब हम देखें क्या आर क्यू का सेट किसी को फाइंड आउट कर रहा है, तो हम इधर देखते हैं। तो जी हाँ, ये रहा हम आर क्यू क्यू आर इक्वल है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो आर क्यू का सेट जो है वो एस टी को डिफाइन कर रहा है, तो ये हमने यहाँ पे एस टी ले लिया, ठीक है। ये बिल्कुल मैथ्स के न्यूमेरिकल की तरह है, जहाँ पे हम कि भाई इस वाली इक्वेशन से वैल्यू लेकर के इस वाली इक्वेशन में हम डाल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे वैसे ही काम हो रहा है। तो अगर हमने देखें तो पी आर प्लस से पी आर निकला, फिर पी आर के अंदर पी मौजूद था तो पी से क्यू मिला। आर अलग से किसी को फाइंड आउट नहीं कर रहा है, इसलिए आर से कोई वैल्यू नहीं निकल रही, ठीक है। फिर उसके बाद में तो पी आर प्लस की वैल्यू हो गई पी आर क्यू। अब यहाँ पे क्यू आर का सेट बन गया, तो क्यू आर किसको फाइंड आउट कर रहा है, एस टी को, तो एस टी भी हो गया। तो टोटल पी आर प्लस क्या हो गया, पी आर क्यू एस टी, ठीक है। तो हमने क्यू आर प्लस भी निकाल दिया, क्यू आर एस टी, और पी आर प्लस क्या निकाल दिया, पी आर क्यू एस टी। अब इसको ऐसे समझिए कि क्यू आर एक्चुअली है क्या है, क्यू अलग एट्रीब्यूट है, आर अलग एट्रीब्यूट है, ये दोनों ही कैंडिडेट की है, इन दोनों को मिलाकर के सुपर की बनाई जा सकती है। तो इस सुपर की पे कौन कौन से एट्रीब्यूट डिपेंड करेंगे, क्यू आर एस टी, ये चारों इस क्यू आर पे डिपेंड करेंगे, लेकिन पी टी यू वी ये क्यू आर प्लस पे डिपेंड नहीं करेंगे। कमाल की बात है ना, टेबल बनी नहीं, उससे पहले हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई है, ठीक है। इसीलिए ही इसको फाइंड आउट किया जाता है क्लोजर को। इधर की बात करें तो जब पी और आर को अगर कैंडिडेट की माने और इन दोनों को मिला करके हम अगर सुपर की बनाए तो इस पर कौन कौन डिपेंड करेगा, पी आर क्यू एस टी ये डिपेंड करेंगे, लेकिन यूवी डिपेंड नहीं करेंगे। तो अब ऑब्वियस सी बात है, फिर हमें यूवी के लिए अलग से जो है कोई कैंडिडेट की इंट्रोड्यूस करना होगा। तो इस तरह से किसी भी टेबल को डिज़ाइन करने के पहले
हम कैंडिडेट की और सुपर की, प्राइमरी कीज जो होती हैं, इनका जो है हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये जो वीडियो था ये था क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का एक सेट दे रखा है किसी रिलेशन आर के लिए, तो उसका क्लोजर निकालना है, यानी कि उस रिलेशन को ध्यान से देखना है, क्लोज लुक देना है, एंड देन जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें दी गई उसके अलावा अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी वहाँ एग्जिस्ट करती तो वो फाइंड आउट करनी है। यही इस वीडियो के अंदर हमने सीखा और हमने 2 न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल लिए। हमने ये भी देखा किसी भी टेबल से फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट कैसे पता करते हैं, और हमने ये भी देखा कि दी हुई फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेशन की मदद से क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैसे निकालते हैं, और ये एक और एग्जांपल हमने देखा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, कोई भी फीडबैक या सजेशन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।